गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं रोहित सर आज आपको चैप्टर 4 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको बताऊंगा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जो बताऊंगा, जो आपको क्या करना है कि अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। इस चैप्टर में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी का। आपको मालूम होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, प्लांट की फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सेकेंड बच्चों यहाँ पर आ जाता है क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब ये एक मेथड है जिसमें हम डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अरेंज करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर, उसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों टर्म हमारी है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विच अलाउ द ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग दैम टू सर्वाइव बेटर इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर कहें कि एक नए स्पीसीज़ का बन जाना, मतलब पहले से जो स्पीसीज़ मौजूद हैं उनके बॉडी डिज़ाइन में अगर मान लीजिए कोई चेंजेस आते हैं और उसके आधार पर जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो नया ऑर्गेनिज्म जो बना है दैट इज़ द इवोल्यूशन। इट मीन्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन के अंदर क्या होगा? चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। वो जो चेंजेस हैं वो अलाउ करेंगे कि वो बेटर कंडीशंस में क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके। वो सर्वाइव करेगा, दैट इज़ द इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर मोनेरा। यूनिसेलुलर हो गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल इज फाउंड इज कॉल्ड मोनेरा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और जहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है वो मोनेरा कहलाते हैं बच्चों। वहीं प्रोटिस्टा की बात करूँ तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। फंगी हेटरोट्रॉफिक हैं, हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड फंगी। मतलब ये क्या करते हैं? डेड डिकेइंग मैटर, मरे हुए प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं? ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? फंगी। मतलब दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड फंगी। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी प्लांटेई की। द ऑर्गेनिज्म ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, the organism of multicellular eukaryotic organism which have cell walls and autotrophic are called plantae। अब ध्यान से सुन लीजिए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये सारे प्लांटेई हैं बेटा। एनिमेलिया की अगर हम बात करें, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये क्या है? एनिमेलिया कहलाते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब क्या है? दे हैव ए स्ट्रक्चर नॉन एज थैलस। थैलोफाइटा जिसमें केवल थैलस बॉडी होती है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते स्टेम, लीफ, फ्रूट्स की, ऐसे हम क्या नहीं कर सकते? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी प्लांट को। तो उनकी जो बॉडी होती है केवल थैलस टाइप की होती है, तो इसीलिए इसको थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइटा, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है आपको। क्रिप्टोगैमीज़, क्रिप्टोगैमीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं जिसको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। मतलब वो प्लांट जो सीड नहीं देते हैं उनको हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं। जिम्नोस्पर्मेई, जिम्नोस्पर्मेई की अगर बात करें कि वो प्लांट, द प्लांट विच नेक सीड आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। मतलब जिस प्लांट के अंदर हम आसानी से सीड क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म, प्लांट हैविंग कवरिंग सीड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। मतलब सीड के ऊपर भी क्या होती है? कवरिंग होती है,
तो वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ सीड की, जैसे एप्पल है, एप्पल में सीड कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। उसके ऊपर क्या होती है? बहुत मोटी कवरिंग होती है जिसको हम खाते हैं, तो वो क्या है? एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, द एनिमल्स विच बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। जिन एनिमल्स के पीछे क्या होती है? बैकबोन प्रेजेंट होती है, या कहूँ कि एनिमल्स में बैकबोन प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर विदाउट बैकबोन, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, जो एनिमल जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ से आपको बताता हुआ चलूँ मैं, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है? मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो उन सभी को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हमें प्रॉपर सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर करेंगे। जिसकी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं उनको अलग रखेंगे, जिनकी सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती उनको अलग रखा जाएगा। तो यहाँ मेन पॉइंट आपको दिया हुआ है, टू आइडेंटिफाई न्यू ऑर्गेनिजम्स। अगर मान लीजिए हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको पहले क्या देते हैं? साइंटिफिक नेम देते हैं। किसके आधार पे साइंटिफिक नेम देंगे हम? बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। मतलब सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पे हम उस ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देंगे। कीप दैम इनटू वेरियस क्लासेज और ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उनको डिफरेंट क्लासेज और ग्रुप्स में क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। इसलिए वो क्या कहलाता है बच्चों? क्लासिफिकेशन कहलाता है। नीड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो आज तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जिनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? हमें क्लासीफाई करना है ताकि हम इजी वे में ऑर्गेनिजम्स को क्या कर पाएँ? स्टडी कर पाएँ। इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर की जब हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मान लीजिए हमें नाम देना है तो नाम देंगे तो साइंटिफिक नेम देना चाहिए। साइंटिफिक नेम क्या है? हम कहीं भी चले जाएँ किसी भी देश में तो हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सेम नेम आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर देशों के अंदर क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से लिया जाता है। जैसे इट हैज़ बीन जनरली सीन दैट इन डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज़ द सेम स्पीसीज इज़ नॉन आर कॉल्ड डिफरेंटली। मतलब एक स्पीसीज़ के बहुत सारे नाम, एग्जाम्पल जैसे कॉमन हाउस बर्ड है, नॉर्थ इंडिया में गोरिया के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पिचुका के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड में हाउस पैरो के नाम से जानते हैं, हॉलैंड में मुश के नाम से जानते हैं, जापान में सुजून के नाम से जानते हैं। और टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कैरोलस लिनस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करने के लिए सजेस्ट किया था ताकि ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जा सके? क्लासीफाई किया जा सके। साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एज इट कंपैरिजन ऑफ टू वर्ड्स। तो साइंटिफिक नेम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, जिसमें केवल दो वर्ड्स होते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, ये दो नाम दिए जाते हैं साइंटिफिक नेम में, जीनस और स्पीसीज। तो मैं आपको अगर बताता हुआ चलूँ, होमो सेपियन, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, वो होमो सेपियन, होमो सेपियंस अगर बता दें आपको, तो होमो सेपियंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये जो होमो है ये क्या है? जीनस। सेपियन क्या है? स्पीसीज। तो ये क्या हो गया? साइंटिफिक नेम हो गया। होमो जीनस है बेटा, और जीनस में जो कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और ध्यान से समझें, अगर मान लीजिए आपको साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें इटैलिक वर्ड होते हैं। इटैलिक वर्ड है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो साइंटिफिक नेम है। अब आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है उनकी बॉडी डिजाइन के आधार पर और उनके कार्य करने के आधार पर। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
हम देख पाते हैं बॉडी डिज़ाइन। बॉडी डिज़ाइन के आधार पे भी हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं, क्लासीफाई करने का काम करते हैं। अब आता है हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ये हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स क्या है, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो यहाँ एक फॉलोइंग स्कीम आपको दी गई है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, किंगडम, और सबसे छोटा क्या है, स्पीसीज। मतलब किंगडम साम्राज्य, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो डिवीज़न यूज़ किया जाता है। फिर उसका जब सब पार्ट है वो क्या होगा, क्लास। क्लास का सब पार्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का सब पार्ट क्या है, फैमिली। और फैमिली का सब पार्ट क्या है, जीनस। और लास्ट में जो है वो क्या है, स्पीसीज। तो ये जो लास्ट के जीनस और स्पीसीज है, ये साइंटिफिक नेम देने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। इन्हीं के नाम पे साइंटिफिक नेम दिया जाता है। यहाँ 5 किंगडम आपको नज़र आ रहे हैं, 5 किंगडम है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एज फॉलो। यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर के आधार पर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया। ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोकैरियोट्स मोनेरा, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल के बने होते हैं, तो प्रोटिस्टा केवल यूनिसेलुलर होते हैं बेटा। मल्टीसेलुलर जिसमें सेल वॉल होती है, फंगी और प्लांटेई। और जिसमें सेल वॉल नहीं होती वो है बच्चों एनिमेलिया। मतलब जिनमें सेल वॉल होती है तो उसमें भी एक और आधार बताया गया क्लासिफिकेशन का कि सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, वो है फंगी। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों प्लांटेई। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर एनिमल्स के। इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा, अगर मैं किंगडम मोनेरा यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँ, मोनेरन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है। दे हैव अपेरेंटली चेंज लिटिल सिंस दे हैव फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये आपको बताते हुए आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था वो किंगडम मोनेरा यहाँ पर बताया गया है। सेकंड आता है बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ध्यान रखना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। दे आर सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हुए होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये कहलाते हैं बच्चों प्रोटिस्टा। इनकी क्लासिफिकेशन आपको बता दी गई है यहाँ पर। किंगडम फंगी के बारे में अगर मैं बताता हुआ चलूँ, फंगी सिंपल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो मतलब ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपना भोजन बनाते हैं। इनको सेप्रोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों फंगी के अंदर और टफ शुगर कम्प्लेक्स से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं चिटिन। नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक होता है बच्चों। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ देम सेप्रोफाइट एज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कुछ क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं जो बॉडी के अंदर और बाहर रह के क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे माइसीलियम, एक एग्जांपल बता देता हूँ फंगस का। माइसीलियम फंगस ऐसी होती है बच्चों कि माइसीलियम अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, तो माइसीलियम इज एग्जांपल इज़ द फंगी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रह के क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आता है बच्चों किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं बच्चों। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है और कुछ समय के आफ्टर मैच्योरिटी क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है। और वहीं बात करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है पॉरीफेरा, कोलियंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। अगर हम कहें कि ऑल एनिमल्स वी कैन स्टडी इन द किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ तक था बच्चों आज का आपका होमवर्क। और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप बेहिचक मेरे फ़ोन पर आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।